नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और यहाँ पर मैंने आपके साथ आई दृष्टि करंट अफेयर की बुक डिस्कस करना स्टार्ट की थी, जिसके फर्स्ट पार्ट में इंटरनेशनल करंट अफेयर को डिस्कस किया था। आज सेकंड पार्ट में उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि साथ में पीवाईक्यू से रिलेटेड कुछ भी करंट अफेयर होगा वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से है, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाने हैं, जो मैं बताऊं कि मेंस के लिए अलग से बनाने हैं वो नोट्स। और यूपीपीसीएस एवरग्रीन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मेरी पर्सनल आईडी पे मुझे सेंड कर देना है। बाद में उन नोट्स को मैं कंपाइल कर दूंगा और अपने और भी इनपुट दे दूंगा। उनके साथ आपकी वो मेंस की तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और जो टेलीग्राम ग्रुप है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। वैसे टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? यूपीपीसीएस एवरग्रीन। ठीक है, चलिए आज के पहले करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला करंट अफेयर क्या है कि नाटो के महासचिव नए बने हैं। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो इसके महासचिव कौन बने हैं? मार्क रूटे। मार्क रूटे कहाँ के रहने वाले हैं? ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो इंपॉर्टेंट है इनका नाम। अब देखिए, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम में। मैंने बताया ब्रुसेल्स उसकी कैपिटल है, वहां पर है। अब देखिए, हमें याद क्या रखना है कि बेल्जियम का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वो हम भूलेंगे नहीं। ये इंपॉर्टेंट पोर्ट एग्जाम में कई बार आया हुआ है, एंटरवीप। एंटरवीप, ये यहाँ पे क्या होता है? शिप रिपेयर किए जाते हैं। क्या? शिप रिपेयर किए जाते हैं, और ये बेल्जियम का पोर्ट है। ठीक है, अब एक पोर्ट नीदरलैंड का भी है। उस पोर्ट का नाम क्या है? रॉटरडैम पोर्ट। रॉटरडैम पोर्ट कौन सी नदी के किनारे पर है? ये न्यू म्यूस रिवर, स्पेलिंग लिख दे रहा हूं, MEUSE, न्यू म्यूस रिवर। तो रॉटरडैम पोर्ट हमने याद कर लिया, एंटरवीप पोर्ट याद कर लिया। और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और हमने क्या याद किया कि नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स में है। नाटो के हेड कौन बने हैं? मार्क रूटे, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। इनकी कंट्री भी याद रखेंगे। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। संत तिरुमंगलई अलवर, इनकी 500 साल पुरानी ब्रॉन्ज की, मतलब कांस्य की मूर्ति भारत को लौटाई है। किसने? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहां पर है? ये यूनाइटेड किंगडम में है। अब आपको ये पता है कि ब्रॉन्ज एक एलॉय है। तो ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर प्लस टिन। याद रखना, कॉपर प्लस टिन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं कि भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपियन संघ ने क्या बनाया है? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस किस किसने मिलकर बनाया है? यूएसए है, इंडिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, यूरोपियन यूनियन है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, तो मैं याद रखना है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस में ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो भी इंडेक्स निकालता है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि कंट्री कितनी तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 63 है। और फर्स्ट कौन है? स्वीडन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, स्वीडन फर्स्ट है, इंडिया की रैंक 63 है। अब देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कुछ इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक इंडेक्स तो सबको पता होगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएससी के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड एंड टूरिज्म इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेड एंड टूरिज्म इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ये 4 इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये चारों इंडेक्स निकालती है। तो एग्जाम में अगर एक भी पूछा जाए तो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टिक करके आना है और भूलना नहीं है। चारों इंडेक्स रिपीट कर दे रहा हूं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेड एंड टूरिज्म इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ठीक है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। तो देखिए, ये मर्सर एक और है, मर्सर ने एक रिपोर्ट निकाली है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। इसमें सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब कैसे याद रखोगे? तो हांगकांग कह रहा है हाँ हाँ हम तो बहुत महंगे हैं।
तो हांगकांग का हाँ उठाया, हाँ हाँ हम तो बहुत महंगे हैं, 2-3 बार बोल लेना तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा, हांगकांग सबसे महंगा शहर है। ठीक है, अगले करंट अफेयर चलते हैं। अगला करंट अफेयर क्या कह रहा है कि G7 का शिखर सम्मेलन हुआ, कौन से नंबर का? 50वें नंबर का, भूलना नहीं है, 50वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन हुआ। कहां पे हुआ? इटली के अपुलिया शहर में। ये सबको याद हो चुका है, मैंने घटना सार की सीरीज में कई बार याद कराया है। आप लोगों ने जो 25 क्वेश्चन की लिस्ट भेजी थी उसमें भी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया है। बट आपको अब क्या याद रखना है कि 51वां G7 समिट कहां हुआ था? 51st G7 समिट कहां पे होगा? तो ये आपका कनाडा में होगा, याद रखेंगे, कनाडा में होगा। और G7 कंट्री के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, ज्यूस GF कि G7 कंट्री कौन कौन से हैं, तो हमें वो नाम याद रखना है, ज्यूस GF। ठीक है, तो देखिए जे से क्या है? जापान है, यू से USA है, आई से इटली है, सी से कनाडा है, ई से इंग्लैंड है, जी से जर्मनी है, एफ से फ्रांस है। तो G7 कंट्री की हमने ट्रिक याद कर ली, ज्यूस GF, भूलना नहीं है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। अब देखिए इसमें एक अगला पॉइंट लिखा हुआ है, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार हम कितने सालों में पूर्ण जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता हासिल कर लेंगे? तो 134 साल लगेंगे। इसका मतलब 2058 तक हम क्या 2158 तक हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? जेंडर इक्वलिटी वर्ल्ड में प्राप्त कर सकते हैं। तो भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, मींस में इसको हम कई बार यूज करेंगे। और देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, भूलना नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है? आप लोगों को क्या पता है इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर है कोलोंजी में। कोलोंजी, कोलोंजी कहां पर सिटी है? स्विट्जरलैंड का एक सिटी है कोलोंजी, याद रखना। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग होती है वो डावोस में होती है। कहां पे? डावोस में होती है। तो देखिए एनुअल मीटिंग डावोस में होती है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? कोलोंजी। ये और ये दोनों स्विट्जरलैंड के शहर हैं। ठीक है, याद रखेंगे। एक बार इसको इरेज कर दूं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज जान लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंडस्ट्रियल सेंटर बना रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लेके एक सेंटर बना रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लेके ये कहां बना रहा है? हैदराबाद में बना रहा है, तेलंगाना में बना रहा है, ये भी हमको नहीं भूलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? आप लोगों ने कई बार पढ़ लिया होगा, इंडिया की रैंक कितनी है? 129 है 2024 में, और 2023 में कितनी थी? 127। इसका मतलब हम पीछे गिर गए हैं। पहले कितनी थी 2023 में? 127, इस समय 129 है। इसको भी हम मेंस के डेटा में यूज करेंगे, तो हमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो निकाली जाती है उसके लिए 4 इंडिकेटर हैं। ये इंडिकेटर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक इकोनॉमिक का इंडिकेटर है, एक एजुकेशन का है, एक हेल्थ का है और एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का है। तो इन 4 इंडेक्स के बेसिस पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकाली जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। और इंडिया की रैंक कितनी है? 129, 2 रैंक स्लिप कर गई है, 2023 में 127 थी, भूलना नहीं है। इसके अलावा ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 134 साल लगेंगे हमें जेंडर इक्वलिटी अचीव करने में, स्पेशली 2158 तक। तो 2158 हम याद रखेंगे, प्री और मेंस दोनों के लिए। आगे चलते हैं। यूक्रेन को लेके एक पीस समिट हुआ है, यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए। तो कहां पे हुआ है? स्विट्जरलैंड में हुआ है। ये हम याद रखेंगे कि यूक्रेन को लेके एक पीस समिट हुआ है, स्विट्जरलैंड में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, मतलब सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाला फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन बना है? थाईलैंड बना है। और अगर साउथ एशिया पूछा जाए, साउथ एशिया में सबसे पहले किसने इंटरसेक्स में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है? तो वो नेपाल है। ठीक है, ये कई बार रिपीट हुआ है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसको आप लोग याद कर लो कि थाईलैंड कब होगा, नेपाल कब होगा। अगले करंट अफेयर चलते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए आप समलैंगिक विवाह में कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज क्या फंडामेंटल राइट है? अगर फंडामेंटल राइट है तो आप ये बताइए कि किस केस में ये कहा गया, और अगर नहीं है तो किस केस में कहा गया। ठीक है, आपको क्या बताना है कि सेम सेक्स मैरिज इज ए फंडामेंटल राइट और नॉट। क्लियर, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। एक बार रेज करूं इसे। देखिए, पीटर पेलिग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? तो किसके? स्लोवाकिया के। ठीक है, पीटर पेलिग्रिनी ने क्या किया? स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? ग्रिनी का उठाइए गाना,
ठीक है, और स्लो गाना गा रहे हैं कौन, स्लोवाकिया की प्रेसिडेंट स्लो गाना गा रही हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। कुछ ना कुछ तरीके बनाने हैं हमको याद करने के। देखिए इतने सारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं तो हम तुरंत की तुरंत कुछ ना कुछ याद कर लें। आगे चलते हैं। जुडिथ सुमिनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि जुडिथ सुमिनवा तुलका किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है महिला? तो डीआरसी, डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बनी है, भूलना नहीं है, ठीक है। इसको आपको खुद से नाम याद करना है, जुडिथ सुमिनवा तुलवा। अब देखिए एक कंट्री है कॉन्गो, एक है डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों ही लैंडलॉक्ड नहीं है, लैंडलॉक नहीं है। इनकी कोस्टल बाउंड्री कहां टच होती है? अटलांटिक ओशन में खुलती है, याद रखेंगे। और देखिए कॉन्गो की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा हम याद रखेंगे। ये किसकी कैपिटल है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, ठीक है। और इनकी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है और जून में बनी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आ सकता है, जुडिथ सुमिनवा तुलका। आगे चलते हैं। देखिए नाटो ने क्या किया है? नाटो ने अपना मेजर नॉन नाटो अलाई डिक्लेयर किया है। किसको डिक्लेयर किया है? कीनिया को डिक्लेयर किया है। किसको? कीनिया को। अब देखिए कीनिया में एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो हमारे एग्जाम में आती है, मसाई ट्राइब है, ठीक है। इसके अलावा कीनिया का एक पोर्ट है मोम्बासा, मोम्बासा पोर्ट, मैं कई बार बता चुका हूं, याद रखना। मोम्बासा पोर्ट और मसाई ट्राइब दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और कीनिया की कैपिटल है नैरोबी, वहां पे यूएनईपी का हेडक्वार्टर है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। आगे चलें। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो अस्थायी सदस्य के रूप में किसे? 5 कंट्री को, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, यूनान मतलब ग्रीस की बात हो रही है, और पाकिस्तान। तो हम याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के साथ साथ और 4 कंट्रीज को नॉन परमानेंट मेंबर घोषित किया गया है, ठीक है। अब देखिए ग्रीस से आपको कुछ याद आया? ग्रीस किसका? ग्रीस एक इनवाइटिंग कंट्री था इंडिया में। इंडिया में रेसिना डायलॉग हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस कंट्री को इन्वाइट किया गया है, तो ग्रीस को, ठीक है, याद रखेंगे, यहां पे ग्रीस को इनवाइट किया गया है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 कहां पे आयोजित किया गया? सैन डियागो यूएसए में, भूलना नहीं है, सैन डियागो यूएसए में। अगर मैं यहां डियागो की जगह सैंटियागो कर दूं तो सैंटियागो शहर कहां पर है? चिली में है, चिली की कैपिटल है चिली, जो साउथ अमेरिकन कंट्री है। सैंटियागो वो चिली की कैपिटल है, बट बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन कहां हुआ था? सैन डियागो यूएसए में हुआ था, याद रखेंगे, मतलब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? टाइम फॉर साइंस टू शाइन, याद रखेंगे, टाइम फॉर साइंस टू शाइन, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो क्यूएस रैंकिंग निकालता है यूनिवर्सिटी की, उसमें किस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का है, एमआईटी, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर एग्जाम में आ जाए तो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार रीड करना जरूरी है। आगे चलते हैं। संग्रीला डायलॉग का संवाद 21वां संस्करण कहां पर हुआ? तो सिंगापुर में हुआ, ठीक है। संग्रीला डायलॉग कहां पे किया जाता है? सिंगापुर में किया जाता है। बेसिकली सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक रीजन से किया जाता है। अब सिंगापुर में एक होटल है संग्रीला, उसके नाम पे ये किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही इंडिया में इसी की तर्ज पे कौन सा डायलॉग किया जाता है? रेसिना डायलॉग, भूलेंगे नहीं, रेसिना डायलॉग। और रेसिना हिल्स कहां पर है? रेसिना हिल्स न्यू दिल्ली में है, और इसी पे जितनी भी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे प्रेसिडेंस हाउस है, सेक्रेटरीट है, ये सब यही इसी हिल्स पे बना हुआ है। तो रेसिना डायलॉग कहां किया जाता है? इंडिया में किया जाता है, ठीक है। इस साल रेसिना डायलॉग की थीम क्या थी ये आपको बताना है। चलो मैं बता देता हूं, चतुरंगा। देखिए यहां साइड में लिख रहा हूं चतुरंगा, इसकी थीम थी। चतुरंगा का मतलब क्या होता है? चेस। और ये वाला क्वेश्चन एचसीएस में एक बार आ चुका है कि चतुरंगा का मतलब क्या होता है? चेस, जो हम गेम खेलते हैं वो, ठीक है। अभी मैंने आपको एक और चीज बताई कि रेसिना डायलॉग में कौन गेस्ट कंट्री था? तो ग्रीस गेस्ट कंट्री था। अब चतुरंगा में 4 सी हैं, ये आपको कमेंट करके बताने हैं कि 4 सी कौन कौन से हैं, और जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो आपको कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए सिंगापुर की भी बात हुई है यहाँ पे, तो सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में आता है, ये हमें भूलना नहीं है। सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। अगले करंट अफेयर में देखिए क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग हुई 77वीं, कहां पर हुई? जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। तो आपको स्विट्जरलैंड को देख के फिर कुछ याद आया? निल्स याद आया कि नहीं आया? मैं कई बार बता चुका हूं। देखिए हमने अभी ईएफटीए कंट्री के साथ क्या साइन किया है? टेपा साइन किया है।
ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। ईएफटीए कंट्री कौन से हैं? यूरोप के कंट्री हैं, वो उन कंट्री का नाम क्या है? निल्स। नॉर्वे, आइसलैंड, लाइचेस्टीन और स्विट्जरलैंड, इनके साथ हमने टेपा एग्रीमेंट साइन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पीआईबी की मैंने इसमें करंट अफेयर की वीडियो बनाई है, आप लोग उसे देख लीजिए, उसमें सारे करंट अफेयर कवर हैं। और ये 10 मार्च को साइन हुआ था, तो ये डेट भी याद रखनी है। बहुत हिस्टोरिक डील थी, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए इस पूरी वीडियो को एक बार जाके सुन लेना, अभी बनाई है 2-3 दिन पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। रूस ने क्या किया है? रूस से जो लगती सीमाएं हैं यूरोपियन यूनियन की, वहां पे उन्होंने क्या कहा है कि हम ड्रोन वॉल बनाएंगे। तो ऐसे कौन से कंट्री हैं जिन्होंने ड्रोन वॉल बनाने की बात कही गई है, जो रूस से बॉर्डर टच करती हैं? वो है लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इस एरिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसकी एक बार मैं आपको मैपिंग कंप्लीट करा दूंगा इस एरिया की, जहां बाल्टिक कंट्री है या बाल्टिक सी है, तो इससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। काजा टीएफसीए शिखर सम्मेलन 2024। तो देखिए ये सम्मेलन कहां पे हुआ? जाम्बिया में हुआ। ठीक है, तो काजा टीएफसीए समिट कहां पे हुआ? जाम्बिया में हुआ। जाम्बिया के एक शहर लिविंगस्टन, LIVINGSTONE, यहां पर हुआ। ठीक है, अब देखिए काजा टीएफसीए समिट है क्या? तो काजा समिट की पहले फुल फॉर्म जानते हैं। कवांगो, KAVANGO, जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया। तो ये अफ्रीका के 4-5 कंट्री हैं, जैसे कि आपका बूट्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, अंगोला है। इन लोगों ने एक मीटिंग की और ये कहा कि हम साइट से बाहर आ जाते हैं। किससे? CITES। ठीक है, ये कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जो कि कोशिश करता है कि बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये ट्रेड को रेगुलेट करता है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनसे रिलेटेड। तो जो काजा समिट हुआ, उन्होंने ये कहा कि हम साइट से बाहर आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि साइट्स हमको जो आइवरी ट्रेड नहीं करने दे रहा, मतलब हाथी के जो दांत होते हैं उनकी ट्रेड नहीं करने दे रहा। जबकि जो काजा कंट्री हैं, काजा कंट्री जो हैं जैसे बूट्सवाना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और अंगोला, इनको हाथियों का देश बोला जाता है। स्पेशली बूट्सवाना को क्या बोला जाता है? हाथियों का देश। तो यहाँ पे आइवरी बहुत ज्यादा होती है, मतलब हाथी के दांत बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये चाहते हैं हमें ट्रेड करने दो, साइट्स ट्रेड नहीं करने दे रहा। तो इन्होंने एक सबमिट किया और कहा हम साइट से बाहर आना चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जाम्बिया के लिविंगस्टोन में हुआ। अब जाम्बिया की कैपिटल इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना, क्या है? लुसाका, LUSAKA, लुसाका, याद रखना, जाम्बिया की कैपिटल है। ठीक है, आगे चलते हैं कि पहला अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप 3 स्टार लगा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये 30 मई को पहली बार मनाया जाएगा। कब? 30 मई को पहली बार। और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कौन मना रहा है? FAO ने इसको डिक्लेयर किया है कि अब से अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस, इंटरनेशनल पोटैटो डे मनाया जाएगा। ठीक है, 30 मई को FAO ने डिक्लेयर किया है, ये भी हमें याद रखना है। इसकी थीम याद रखेंगे, हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी एंड फीडिंग होप। हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी एंड फीडिंग होप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल पोटैटो डे जो 30 मई को मनाया जा रहा है पहली बार, उसकी थीम क्या है? तो हम क्या याद रखेंगे? डाइवर्सिटी को हार्वेस्ट करना है, और जिन लोगों को एस्पिरेशंस हैं, होप है, उनको फीड कराना है। क्योंकि देखो आलू को फलों का राजा बोला जाता है, ठीक है ना, और हर किसी को पसंद भी होता है अधिकतर। तो हम याद रखेंगे 30 मई, भूलना नहीं है, जहां मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं वो तो बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए टाइम्स की एक 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची आई है, उसमें भारत की 3 कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा ग्रुप है, सीरम इंस्टीट्यूट है। तो इसको एक बार आप पढ़ लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टाइम्स निकालता है तो हमें याद रखना चाहिए। टाइम्स जो भी सूची निकालेगा हमें उसे एक बार एटलीस्ट पढ़ के जाना होता है। अब देखिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA किसने स्टार्ट की है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। यहीं पे आपको चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से कुछ याद आया? देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये 2024 के, इसमें टॉप किसने किया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। तो याद रखेंगे, यहां पे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने टॉप भी किया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए, हुरन इंडिया की एक आर्ट लिस्ट आई है, इसमें टॉप किसने किया है? भारतीय मूल के अनीश कपूर ने, और ये यूके के रहने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे
यूके से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर हमें याद रखना है, छोटा हो या बड़ा हो हमें उसे याद रखेंगे। तो आर्ट लिस्ट में अनीश कपूर जी को मिला है, लंदन के रहने वाले हैं, ये यूके के रहने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 176 रैंक। देखिए जिस इंडेक्स में इंडिया की बहुत ज़्यादा बेकार रैंक होती है ना, वो पूछी बहुत कम चांस है पूछे जाने के। तो बस आप याद रखिए कि 176 रैंक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार से रीड कर लेना एटलीस्ट, अगर आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यूक्रेन ने क्या किया है, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय फॉरेन मिनिस्ट्री ने एआई पावर्ड डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया है। तो इंपॉर्टेंट है याद रखना कि एआई संचालित वो प्रवक्ता विक्टोरिया शी का आवरण किसने किया है, यूक्रेन ने किया है, और ये इनका फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन होगा। फॉरेन मिनिस्ट्री का कौन होगा, प्रवक्ता होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, किस देश के नए राष्ट्र, अच्छा यूक्रेन से रिलेटेड आपको मैंने जो वीडियो में बताया था, क्या आप बता सकते हैं, जो मैपिंग की वीडियो कराई थी, एक कंट्री है स्लोवाकिया, एक कंट्री है स्लोवानिया। तो इनमें से कौन सा यूक्रेन से टच होता है? मैं आपको कई बार उस मैपिंग में मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि स्लोवाकिया टच होता है यूक्रेन से कि स्लोवानिया, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाए वो बताने जरूर हैं, तभी मतलब लगता है कि आप लोग सुन रहे हो पूरी वीडियो को। आगे चलते हैं, किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग ते ने शपथ ली? तो ताइवान, ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, लाई चिंग ते। आगे चलते हैं, हिदाया चक्रवात, हिदाया चक्रवात कहां पे आया, तंजानिया में आया। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि तंजानिया क्यों न्यूज में है, तंजानिया का एक जंजीबार आइलैंड है, ठीक है, जंजीबार आइलैंड है तंजानिया का। ये किसके लिए फेमस है, क्लोव के लिए, लौंग के लिए फेमस है। और यहां पे आईआईटी मद्रास क्या कर रहा है, पहला अपना कैंपस खोल रहा है आउटसाइड इंडिया। तो अगर पूछा जाए पहला आईआईटी ऐसा कौन सा है जिसने आउटसाइड इंडिया कैंपस खोला है, तो आईआईटी मद्रास होगा। कहां, तंजानिया, तंजानिया के जंजीबार आइलैंड में, ठीक है। और ये क्लोव के लिए फेमस है। यहां पे कौन सा चक्रवात आया, हिदाया चक्रवात, भूलना नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखो मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूं जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, ये कहां आयोजित हुआ, रॉटरडैम नीदरलैंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना। अभी मैंने नीदरलैंड का एक पोर्ट बताया था रॉटरडैम, तो आपको यह बताना है कि रॉटरडैम कौन सी रिवर पर है। मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग में, आपको कमेंट करके फिर बताना है जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। और नीदरलैंड की कैपिटल भी बतानी है। आगे चलते हैं, देखिए भारत ने छाबार में शायद बहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि के लिए समझौता किया है। तो ईरान का पोर्ट है छाबार, जिसको हम अब ऑपरेट करेंगे, उसके एक टर्मिनल को शाहिद बहस्ती पोर्ट टर्मिनल, ये याद रखना। लोगों को चाबहार तो याद हो गया है, बट ये टर्मिनल का नाम नहीं याद है। टर्मिनल बहुत न्यूज में है, ये शाहिद बहस्ती पोर्ट टर्मिनल, हिंदू न्यूज़पेपर में कई बार यही टर्मिनल लिखा आता है, तो भूलना नहीं है। कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने अभी आपको बताया तंजानिया, तंजानिया का एक पोर्ट और है दार उल सलम, दार उल सलम, इसको अडानी ग्रुप 30 सालों के लिए ऑपरेट कर रहा है। ये 30 साल भी याद रखना, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में पूछा भी था और आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट भी किया था, वेरी गुड। ऐसे ही पूरी वीडियो देखिए और जो क्वेश्चन पूछे जाए वो कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं, देखिए यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में भारत की 3 कृतियों को शामिल किया गया है। उन कृतियों के नाम सबसे पहले आपको पता होने चाहिए, रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय, लोकलोचन। तो तीनों के नाम। अब देखिए जो यूनेस्को की जो मीटिंग हुई थी मेमोरी ऑफ द रजिस्टर, ये कहां हुई थी, उलान बतूर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 कृतियों को शामिल किया गया है। 3 कृतियों को जो शामिल किया गया है उसमें वो मीटिंग कहां हुई थी, तो उलान बतूर मंगोलिया में हुई थी। और तीनों कृतियों के नाम याद रखेंगे, रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय, लोकलोचन। अब देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन फिर आता है, रामचरितमानस कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई ओरिजिनली, ये आपको बताना है, ठीक है। पंचतंत्र का ट्रांसलेशन अनवर ए सोहेली किस लैंग्वेज में है, मैं पूछ चुका हूं, आपको ये बताना है। दूसरा सहृदय लोकलोचन, ये आनंद वर्धन ने लिखी है, ये आपको याद नहीं होगा, याद कर लेना, आनंद वर्धन जी ने लिखी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा मंगोलिया के साथ एक एक्सरसाइज और करते हैं, दस्तलिख, DUSTLIZ, दस्तलिख हम एक्सरसाइज मंगोलिया के साथ करते हैं, ये भी हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, देखिए यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, मतलब ट्रैवल एंड टूरिज्म में भारत का कौन सा स्थान है, 39। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे 39। ये मेंस में जब टूरिज्म चैप्टर आता है तो उसमें हम इसको
यूज करेंगे, तो ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं और देखिए रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय, लोकलोचन, ये हम कल्चर में भी यूज कर सकते हैं मेंस में, कि अगर मान लो कल्चर से रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा आपसे? तो अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। मारखोर दिवस, मारखोर दिवस क्या है? एक मारखोर क्या है? एक वाइल्ड गॉट है, ये माउंटेनियस एरिया में मिलती है। और अगर इंडिया में बात करें तो जम्मू कश्मीर के काजिंग, KAZING वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलती है। तो याद रखेंगे, एक बार इसका नाम दोबारा लिख दे रहा हूं, काजिंग, KAZING, ये जम्मू कश्मीर में है, यहां पे ये मारखोर मिलता है। ठीक है, ये वाइल्ड गॉट है और माउंटेनियस एरिया में मिलता है, स्पेशली सेंट्रल एशियन वगैरह में। 24 मई से हमने मारखोर दिवस मनाने की प्लान किया है। एक आलू दिवस याद रखेंगे, मारखोर दिवस याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की? तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और कितने सालों के लिए इंडिया करेगा? 2024 से 26 तक इंडिया करेगा। देखिए अब कोलंबो प्रोसेस क्या होता है? तो जो एशियन कंट्री से जो लोग माइग्रेट होके जाते हैं ना, उन लोगों की वेलबिंग के लिए ये सबमिट की जाती है कोलंबो प्रोसेस। और इस साल कहां हो रही है? जेनेवा में हो रही है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ये 2024-26 के लिए इंडिया इसकी चेयरमैनशिप करेगा। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित किया गया, जो पहले थे उन्हीं को दोबारा बना दिया गया, तो इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, इसको हम छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त किए हैं? तो इक्वाडोर के साथ, याद रखेंगे, इक्वाडोर के साथ हमने क्या किया है? अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त किए हैं। तो देखिए हमें क्या याद रखना है इसमें? देखिए इक्वाडोर का एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है गालापागोस, गालापागोस, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। गालापागोस, GALAPAGOS, ये इक्वाडोर का इंपॉर्टेंट आइलैंड है और ये पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, इतना हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए सैन्य के मामले में सबसे ज्यादा खर्चा कौन सा कंट्री करता है? तो USA सबसे ज्यादा करता है, सबको पता है। सेकंड नंबर पे चीन आता है, फिर रूस आता है। अब अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है, अगर USA भी ऑप्शन में है, चाइना में भी है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि USA सबसे ज्यादा खर्चा करता है, और 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम 100 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली लोगों की सूची आई है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की सूची आई है। टाइम्स की है, तो मैंने बताया था टाइम्स की कोई भी रिपोर्ट आएगी हमें याद रखना है। तो 8 लोग शामिल हुए हैं, इनके नाम एक बार से आप खुद पढ़ लेना। अजय बंगा है, सत्य नडेला है, आलिया भट्ट का नाम याद रख लेना, एक जिगर शाह का। ठीक है, ये कुछ नए नाम है तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए, जिगर शाह और आलिया भट्ट। आगे चलते हैं। देखिए माउंट एरिबस, माउंट एरिबस से क्या हुआ? स्वर्ण की धूल निकली, मतलब इरप्शन हुआ वोल्केनिक। तो उसकी ये कहां पर है? ये इंपॉर्टेंट है, ये अंटार्कटिका में है। तो देखिए मैंने पिछली बार एक माउंटेन से रिलेटेड वीडियो बनाई थी मैपिंग की, उसमें मुझे लगता है एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया था, आप में से किसी ने कमेंट भी किया था, तो आज उसको सुधार लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? माउंट एरिबस कहां पर है? अंटार्कटिका में है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, ये मैंने यहाँ पे जो भी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स थे यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। देखिए एरिबस मैंने अभी आपको क्या बताया? अंटार्कटिका में क्या है? एक आइलैंड है, रॉस आइलैंड, वहां पर माउंट एरिबस है, यहीं पर स्वर्ण की धूल निकली। तो EREBUS। ठीक है, हम कैसे याद रखेंगे? बस से हम कहां जा रहे हैं? अंटार्कटिका जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक है एलब्रस, ELBRUS, एलब्रस, ये कहां पर है? ये माउंट कॉस्कस की हाईएस्ट पीक है, माउंट कॉस्कस की हाईएस्ट पीक है, उसका नाम क्या है? एलब्रस। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, एलब्रस, ELBRUS। ठीक है, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि काऊ, काऊ क्या कर रही है? गाय क्या कर रही है? ब्रश कर रही है। गाय क्या कर रही है? ब्रश कर रही है। और अंटार्कटिका में हम कैसे जा रहे हैं? बस से जा रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज याद रखना अंटार्कटिका के बारे में, अंटार्कटिका के बारे में कि ये अभी रिसेंटली CDS का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन भी आया था कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वर्ल्ड में, उसमें हाईएस्ट एलिवेशन किसका है? तो हाईएस्ट एलिवेशन किसका है? अंटार्कटिका का है, भूलना नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली CDS में आया था। और अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट विंसन, माउंट विंसन, ये भी नहीं भूलना। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? एक और चीज देखिए, ईरान का एक इंपॉर्टेंट माउंटेन है माउंट एलब्रज, BURZ, सब सिमिलर नाम है, भूलना नहीं है। ईरान का माउंट एलब्रज, ELBURZ, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एलब्रोज। ठीक है,
तो एलब्रुज, एलब्रस, एरीबस और एलब्रस। तो यहां पे हमने याद करने का तरीका भी देख लिया। काऊ क्या कर रही है, ब्रश कर रही है। कार से कहां जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, अंटार्कटिका। ठीक है, और ये ईरान वाला आप खुद से याद कर लेना। इसके अलावा अंटार्कटिका की हाईएस्ट एलिवेशन है, जितने भी कॉन्टिनेंट है उसमें हाईएस्ट एलिवेशन अंटार्कटिका का है, ये भूलना नहीं है। और इसकी हाईएस्ट पीक माउंट विंसन। ठीक है, आगे चलें। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने वो बता दी हैं। देखो मैपिंग साथ ही साथ हम करते जा रहे हैं, क्योंकि देखो अलग से बहुत सारी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। जो लोग इन पूरी वीडियो को देख रहे हैं उनको 100% एग्जाम में फायदा होगा। आगे चलते हैं। तो हमने क्या देखा था, एरीबस कहां पर है, ये अंटार्कटिका में है। ठीक है, आगे चलते हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं और आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोनों को याद कर लेते हैं अभी के भी, भूलना नहीं है। देखिए आयरलैंड के नए युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं, साइमन हैरिस। तो कैसे याद रखेंगे, कोई बंदा अगर युवा है वो कभी हार मानेगा क्या, नहीं मानेगा। तो हार से क्या हो गया, हैरिस। और कहां के हैं ये, आयरलैंड के हैं। ठीक है, आयरलैंड के हैं। तो आयरलैंड आप याद कर लेना, बस मैंने यहां युवा और हारने से आपको बात की है। ठीक है, उसके बाद आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बजरनी बेनडिक्सन। तो इसको हमने बजरनी को पढ़ा बजरंगबली, और बजरंगबली किस पे चल रहे हैं, आइस पे चल रहे हैं, बर्फ पे चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत शक्ति है। तो वो किस पे चल रहे हैं, आइस पे चल रहे हैं। ठीक है, तो बजरनी से हम याद रखेंगे बेनिडिक्सन। आगे चलते हैं। हमने आयरलैंड के भी याद किए, आइसलैंड के भी। देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कई बार आ जाता है, हम फ्री के नंबर हैं ये, बस इनको याद कर लेना है कैसे भी करके। कोई भी तिकड़म लगाओ, कोई भी तरीका लगाओ, बस आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हेती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस ऑपरेशन को चलाया, ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती को चलाया, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी ऑपरेशन होते हैं न्यूज में रहते हैं वो पूछा जाता है। अब यहां पे आपके लिए फिर एक क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री की मदद ली हमने, किस कंट्री की मदद से ये ऑपरेशन चलाया, उस कंट्री का नाम आपको कमेंट करके बताना है। जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको बताने जरूर हैं। ठीक है, इसके बाद अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है, मतलब को चेयरमैन किसको चुना है, भारत को चुना है। तो इसको जान लीजिए एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए पॉइंट नीमो के बारे में है। पॉइंट नीमो जो कि पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु है, इस पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना, 2-3 स्टार लगा लो, क्रिस ब्राउन। क्रिस ब्राउन, देखिए क्रिस ब्राउन कहां पहुंचे, पॉइंट नीमो में। तो देखिए हमें पॉइंट नीमो के बारे में बहुत जानना जरूरी है। पॉइंट नीमो को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इनएसेसिबिलिटी। ये साउथ पैसिफिक ओशन में ये एक जगह है, साउथ पैसिफिक ओशन में एक एरिया है जिसको हम पॉइंट नीमो के नाम से जानते हैं। इसे पॉइंट ऑफ इनएसेसिबिलिटी भी बोलते हैं। अब देखिए पॉइंट ऑफ इनएसेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि एक ऐसा एरिया जहां पे आसपास हजारों किलोमीटर तक न तो कोई आदमी है, न कोई जमीन है, न उसके आसपास कोई है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट नीमो बोलते हैं। और ये कहां पे है, साउथ पैसिफिक ओशन में है। अब इस एरिया में क्या किया जाता है, न तो कोई बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। अब अगर देखा जाए तो पॉइंट नीमो के पास सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। जैसे इसके चारों तरफ हम देखेंगे तो हजारों किलोमीटर तक, इवन 2000 किलोमीटर तक कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है, कोई भी आसपास कोई नहीं रहता है। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं, 400 किलोमीटर पे क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो पॉइंट नीमो के सबसे नजदीक क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। और बहुत सारी सैटेलाइट जिनको डिस्कार्ड किया जाता है इसी पॉइंट नीमो पे आके ड्रॉप कर दिया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी जब डिस्कार्ड किया जाएगा तो पॉइंट नीमो में गिराया जाएगा। ठीक है, यहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। अभी रिसेंटली पहला कोई व्यक्ति पहुंचा है, क्रिस ब्राउन, तो हमें याद रखना है। और ये ब्रिटिश बंदा है, ब्रिटिश स्कॉलर थे क्रिस ब्राउन। ठीक है, अब इस एरिया में हम क्यों जाते हैं, क्योंकि हम रिसर्च वगैरह को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे एरिया में जाके हम ये चाहते हैं कि हम रिसर्च वगैरह को और बढ़ा सकें। आगे चलते हैं। तो हमने पॉइंट नीमो के बारे में जान लिया, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुक गैपलो, ये किसको दिया गया, मोदी जी को दिया गया। देखिए मोदी जी को जो जो सम्मान दिए गए हैं, रसिया का दिया गया है, भूटान का दिया गया है, तो हमें एक जगह नोट डाउन कर लेना है। इसके अलावा एक गलेपू सिटी है, GALEPHU, ये इंडिया की मदद से भूटान डेवलप कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन डेमोक्रेसी समिट कहां पे हुआ, तो साउथ कोरिया सियोल में हुआ। ठीक है, थर्ड डेमोक्रेसी समिट कहां हुआ, साउथ कोरिया सियोल में हुआ, हम याद रखेंगे। अब देखिए हुरुन की ग्लोबल रिच लिस्ट आई है, इसमें सबसे ज्यादा अमीर कौन है, एलोन मस्क है। और इसके अलावा एक लिस्ट और आती है ब्लूमबर्ग की, उसमें सबसे ज्यादा रिच लिस्ट किसको बनाया गया है, बर्नार्ड एर्नोल्ट को। ये मैंने आपको घटनासार की सीरीज में भी बताया था, बर्नार्ड एर्नोल्ट।
बर्ना, ये फ्रांस के रहने वाले हैं, याद कर लेना। ब्लूमबर्ग के अनुसार सबसे ज्यादा रिच बर्नार्ड एर्नोल्ड और हुरुन के अनुसार एलोन मस्क। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये वाली कि गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश कौन बना है, तो फ्रांस बना है। गर्भपात को मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के लिए कि आप अबॉर्शन करा सकते हो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने वाला पहला देश फ्रांस, याद रखना फ्रांस। फ्रांस में हमने रिसेंटली अपना यूपीआई भी स्टार्ट किया है एफिल टावर के पास, तो ये भी हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली 3D मस्जिद सऊदी अरेबिया। इसके अलावा सऊदी अरेबिया एक नियोम सिटी भी बना रहा है, बहुत बड़ा सिटी है, ऐसा कहा जा रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन होगा ये, काफी पहले अनाउंस किया था, और ये रेड सी के कोस्ट पे बन रहा है, नियोम सिटी, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको बतानी है, आज की वीडियो सुनने के बाद आपको कितनी नई चीजें पता लगी। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताना कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स आज नए मिले, जिसको मिले प्लीज कमेंट करना, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर कर सकूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए यहां द्रौपदी मुर्मू जी की बात हो रही है, इनको डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि दी गई, किसके द्वारा, मॉरिशस के द्वारा। अब देखिए मॉरिशस का एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है एगालीगा, एगालीगा आइलैंड, जो इंडिया की मदद से मॉरिशस डेवलप कर रहा है, एगालीगा आइलैंड, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और इनको अभी डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि भी दी गई प्रेसिडेंट जी को, तो ये भी हम याद रखेंगे। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने, अलेक्जेंडर स्टब। तो हम कैसे याद रखेंगे, याद कर लेते हैं। फिनलैंड का उठाया फन, फन कौन मारता है, सांप मारता है। सांप किसी जेंडर को देखता है क्या फन मारते हुए, नहीं देखता, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वो तो अपना फन मारेगा, ढसेगा ही। तो हमने कैसे याद किया, जेंडर, हमने जेंडर उठा लिया यहाँ पे। ठीक है, देखिए 2-3 बार पढ़ना है जिससे कि चीजें याद हो जाएं, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए यूरोप के वीजा मुक्त शेंगन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना, तो देखिए शेंगन जोन क्या होता है, यूरोप का एक कंट्री है लग्जमबर्ग, इसमें एक गांव है सेंजन गांव, यहाँ पे एक मीटिंग वगैरह हुई थी तो एक सेंजन जोन स्टैब्लिश किया गया था। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास सेंजन वीजा है तो आप यूरोप के कई 20-25 से ज्यादा कंट्री में आप फ्रीली ट्रेवल कर सकते हो, आपके पास अगर सेंजन वीजा है। ठीक है, तो इसमें रिसेंटली कौन शामिल हुआ है, कोसोव शामिल हुआ है, याद रखेंगे कोसोव शामिल हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की जन औषधि पहल, जो हमारे यहाँ जन औषधि प्रोग्राम चल रहा है, वो उसका पहला सेंटर इंडिया से बाहर खोला गया। ठीक है, तो मॉरिशस, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना, मॉरिशस, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस का आइलैंड भी अभी मैंने बताया, वो भी नहीं भूलना है, एगालीगा। ठीक है, उसके बाद अगले करंट अफेयर चलते हैं। भारतीय भेषज संहिता मानकों, यहां पे बात हो रही है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उनको मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना, निकारागुआ बना, निकारागुआ, याद रखेंगे निकारागुआ। अब देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है पहला स्पेनिश भाषी देश, देखिए निकारागुआ में स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। स्पेन ने बेसिकली जो यूएसए, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है निकारागुआ, तो जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है उसके, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, इधर देख लेते हैं एक बार, इसको फिलेज कर दूंगा, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है ना, तो ये अटलांटिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है, तो स्पेन ने इस तरफ राज किया था, स्पेन ने इस तरफ, इस पैसिफिक ओशन के कोस्ट की तरफ यूएसए के राज किया था, तो वहां पे इसलिए कई लोग क्या बोलते हैं, स्पेनिश भाषा बोलते हैं, इसलिए हमें याद रखना है। और कौन से कोस्ट की तरफ स्पेन की कॉलोनी थी, तो पैसिफिक ओशन के कोस्ट की तरफ, ये भी याद रखना, कई लोगों को पता होता है और आपको अगर नहीं पता है तो याद रखना। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किया गया, तो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किसके साथ करता है इंडिया, यूएसए के साथ। बेसिकली जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है वो यूएसए करता है, ठीक है, यूएसए करता है। ठीक है, किसके लिए करता है, आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, और जो ड्रग्स वगैरह की ट्रैफिकिंग होती है उनको रोकने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है, 42वीं रैंक है। तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए अगर आपको 2 दूनी 4, 2 × 2 4 करना आता है तभी तो आपके अंदर बुद्धि होगी। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा की बात हो रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो 42। ठीक है, 2 इधर लिख दिया, 4 इधर लिख दिया, तो आपको याद हो गया। आगे चलते हैं। देखिए आईएलओ का एक कन्वेंशन है कि अगर वर्क प्लेस पे आपके साथ हिंसा हो रही है या आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो उसको मतलब उसको रोकने के लिए किस कंट्री ने आईएलओ के अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश बना है, तो
फिलीपींस बनाए हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमें क्या याद रखना है कि ILO का एक कन्वेंशन था, उसको किसने सिग्नेचर कर दिया है? फिलीपींस ने उसको एग्री कर लिया है कि हम अपने यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे कि कार्यस्थल पे हिंसा और उत्पीड़न नहीं होने देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। तो इंडस एक्स की सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखनी है, इंडिया US डिफेंस एक्सीलरेशन प्रोग्राम। इसका दूसरा समिट हुआ था और नई दिल्ली में हुआ है। फुल फॉर्म याद रखेंगे। इंडस एक्स किसके साथ? इंडिया USA के बीच में डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। चक्रवात किरली, चक्रवात किरली इन्हें भारी तबाही मचाई, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में मचाई। तो हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर होते हैं वो बहुत धुआंधार खेलते हैं, ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं, बहुत रन बनाते हैं। तो सबकी क्या कर देते हैं? वो रेल बना दे रहे हैं, रेल बना दे रहे हैं। तो किरली से रेल उठाया, कहां पे तबाही मचाई? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर सबकी रेल बना दे रहे हैं, किरली का रेल उठा लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। और अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? तो देखिए, जोसेफ बोकाई, इसे आप खुद से याद कर लेना, जोसेफ बोकाई। अच्छा, एक चीज बताना, जो मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि आपको पसंद आ रहे हैं, अगर आए तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता देना कि ये तरीके ठीक हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि कुछ और तरीके ईजाद किए जाएं या आप खुद से कर लेंगे। मैं बस आपको बस एक बार बता दूं चीजें। ठीक है, प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि जो तरीके हैं आपको बेनिफिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रेल बना देते हैं, तो रेल मतलब किरली, किरली का रेल उठा लिया। आगे चलते हैं। युगांडा में एक समिट हुआ, थर्ड साउथ समिट। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थर्ड साउथ समिट की थीम क्या है? लीविंग नो वन बिहाइंड। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है और ये मेंस के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसको हम कई जगह लिखेंगे। जितने भी वल्नरेबल सेक्शन होते हैं उनके कंटेक्स्ट में ये लाइन यूज की जा सकती है, लीविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, हमें किसी को नहीं छोड़ना, सबका डेवलपमेंट करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है। जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन है, तो उनसे रिलेटेड ये टर्म यूज की जाती है। आगे बताऊंगा, आप बस मेंस के लिए नोट्स बनाते जाना। आगे चलते हैं। G7 इस शिखर में कोच किसने? अच्छा, थर्ड साउथ समिट में G77 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और चीन ने पार्टिसिपेट किया। ये भी मैं याद रखना है, ये तीनों करंट अफेयर एक साथ याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। किस देश के 3 शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? तो कनाडा के 3 शहर थे। इन 3 शहरों के नाम हो सकता है एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट याद रखना कनाडा में ऐसा हुआ है। तो ब्रैम्पटन, ओकीविले और ब्रेंटफोर्ड। ठीक है, इसके अलावा जब मैंने आपसे यह कहा था कि 25 क्वेश्चन की आपको लिस्ट भेजनी है, तो मैंने उसमें देखा एक क्वेश्चन कई लोगों ने रिपीट किया था कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सबको पता है 22 जनवरी को, बट जो रिपीटेड क्वेश्चन था वो ये था कि राम मंदिर के लिए फाउंडेशन स्टोन किस तारीख को रखा गया? तो हम क्या याद रखेंगे? 5 अगस्त 2020। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था वो 5 अगस्त 2020 को रखा गया था और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। ये किसी बजट वाली वीडियो में मेरे बाय मिस्टेक गलत निकल गया था, तो याद रखना 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और इसी दिन राम मंदिर दिवस कनाडा ने मनाने की बात की है। तो ये 5 अगस्त 2020 हो सकता है कई लोगों को याद ना हो, अब याद कर लें कि 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का फाउंडेशन स्टोन हुआ था। ठीक है, मोदी जी के द्वारा। अगला चलते हैं, कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जो डेनमार्क है, मतलब डेनमार्क ने भी इंडिया पर राज किया था, डेनिस हम बोलते हैं, तो इन्होंने भी राज किया था, तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है कि इनके जो नए सम्राट बने उनका नाम याद रखें। तो कैसे याद रख सकते हैं? फ्रेडरिक दसम। तो देखिए, डेन का डन उठाया, डन हमने क्या की, शर्त को क्या कर दिया? डन। लेकिन 1-2 रुपए की शर्त नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे 10 रुपए की शर्त। तो दसम हो गया, फ्रेडरिक दसम। तो डेनमार्क से 10 याद रखना बस आप। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ भारत पार्क स्थापित करने की बात की? यूएई के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, यूएई के साथ भारत पार्क। ठीक है, जब भी इंटरनेशनल रिलेशन की बात आएगी तो हम बताएंगे भारत पार्क बना रहे हैं। जब भी हम सेंट्रल एशियन गल्फ कंट्री के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ऐसे करंट अफेयर हमें मेंस में भी यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें भारत वर्ड आ रहा है तो ऐसे करंट अफेयर मेंस में लिखना ना अच्छा लगता है, इंपैक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं, भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सॉरी, फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल। देखिए, कई लोगों को याद हो गया तो इसको याद नहीं करेंगे, खुद से याद रखो कि गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री की बात हो रही है ये। अगला करंट अफेयर, देखिए, किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन मतलब अलायंस फॉर ग्रीन फ्यूल की घोषणा की? तो ग्रीन फ्यूल अलायंस हमने किसके साथ साइन की है? डेनमार्क के साथ साइन की है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि हमने
रिवर को क्लीन करने के लिए हम स्मार्ट लैब बना रहे हैं, ठीक है। और हमने वरुण रिवर को लेके भी डेनमार्क के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। वरुण रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कहां से ओरिजिन होती है आपको कमेंट करके बताना है, मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बता दिया है, नहीं आपने सुना है तो एक बार जाके प्लीज सुनिए उसे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए, जो हमने डेनमार्क के साथ अभी फ्यूल अलायंस साइन किया उसका पूरा नाम क्या है? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। सुक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सुक्सेस मसरा को चाड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। देखिए, ये इतना चांस नहीं है कि एग्जाम में आए, बट आपको ये याद रखना है चाड एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। चाड एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और इसकी कैपिटल भी आप याद कर लीजिए, NDJAMENA, नडीजिमा, ठीक है। ये चाड की कैपिटल है और ये एक लैंड लॉक कंट्री है, अफ्रीका का, इंपॉर्टेंट है याद रखना, अफ्रीका का लैंड लॉक कंट्री है, काफी बड़ा कंट्री है ये, ठीक है, तो याद रखना। और इसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सुक्सेस मसरा। आगे चलते हैं। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो हमें याद रखना है कि अल सबा किसके प्रधानमंत्री बने हैं? कुवैत के। अब देखिए, मैंने किसी वीडियो में गलती से प्रेसिडेंट निकल गया था तो वहां करेक्ट कर लेना। अब मैंने ये सोचा है, जहां देखो ह्यूमन बींग्स से गलतियां तो हो ही जाती हैं, तो कुछ कुछ गलतियां अगर हो गई हैं मुझसे तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो जो वीडियो बनाता जाऊं उसमें करेक्ट करता जाऊं। वहां प्रेसिडेंट निकल गया था जबकि ये प्रधानमंत्री हैं। तो आप लोग जो भी कमेंट करते हैं, आप ही के कमेंट से मुझे पता लगता है, फिर मैं उनको अब करेक्ट करता रहूंगा। तो आप लोग जो भी कमेंट करें, कुछ भी हो जाए तो आप कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही काफी। जो जो आपसे करंट अफेयर मेंस के लिए बताए गए एटलीस्ट उनको नोट डाउन कर लेना और मुझे मेरी पर्सनल आईडी पे सेंड कर देना। और टेलीग्राम ग्रुप, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप लोग। ये टेलीग्राम ग्रुप है UPPCS एवरग्रीन, इसको ज्वाइन कर लेना। यहां पे मेरी पर्सनल आईडी होगी devpeng@, ठीक है। इसको यहां पे आप सेंड कर देना, मैं आपको पूरी लिस्ट बना के फाइनली आपको अब और इनपुट दे के मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और जो जो मुझे सेंड करेगा मैं उसी को वो मेंस वाली जो PDF बनेगी फाइनली सेंड करूंगा। तो याद रखना कि सब लोग सेंड करें, अभी कुछ ही लोग सेंड कर रहे हैं तो कोशिश करें सब सेंड करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।